गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हमारा जो प्रक्रिया चल रही है रीट की, पिछली वीडियो में हमने वर्ग के बारे में बात की थी। वर्ग हम कैसे निकालें, वर्ग क्या होता है, वहां से हम आगे की बात अब इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप निश्चित तौर पे ये मान लें कि आज की इस वीडियो में से 100% एग्जाम में सवाल आने वाला है। तो शुरू करते हैं। देखिए, बात कर रहे थे साहब हम, देखिए अभी ये चल नहीं रहा है। बात कर रहे थे हम वर्ग स्क्वायर, वर्ग के बारे में बात कर रहे थे, स्क्वायर के बारे में बात कर रहे थे। और हमने ये पढ़ लिया है कि वर्ग हमें कैसे निकालना है। 5 वाली संख्या का हमने पढ़ लिया था, जिस संख्या के पीछे 5 आता है, पीछे 5 का वर्ग 25 लिख दिया। तो अब हम वहां से आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में आपको बहुत ध्यान देना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और 100% इनमें से एक सवाल परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट कहता है था आपका कि 1, 4, 9, 16, 25 ऐसे ही डॉट 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 आगे करके हम चल जाएंगे। आदि पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं? ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। तो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, ये सब क्या होती हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? पूर्ण वर्ग, अर्थात क्या बनाती हैं? पूर्ण वर्ग बनाती हैं। जैसे 1 का पूर्ण वर्ग है, 4 2 का पूर्ण वर्ग है, 9 3 का पूर्ण वर्ग है, 16 4 का पूर्ण वर्ग है। तो ये जो होती हैं क्या होती हैं साहब? पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। देखिए अगला, आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक, ये चल ही नहीं रहा है, एक सेकंड हम ट्राई मारते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है और 0 होते हैं। देखिए पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक 1 4 6 5 9 0 होते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ, कोई भी हमारे पास जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या ले लीजिए, उसका इकाई अंक हमेशा इन संख्याओं में से होगा। या तो उसका इकाई अंक 1 हो सकता है, या 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है और 0 हो सकता है। मतलब पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक केवल और केवल ये जो 6 अंक हैं इनमें से होगा, इन्हीं के बीच में से होगा। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट हमारा क्या है? कुछ अंक हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं। जैसे 5 से पहले हमेशा 2 आएगा यदि संख्या कैसी होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यदि संख्या पूर्ण वर्ग हो। हम क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिए कि 5 से पहले 2 आएगा यदि संख्या पूर्ण वर्ग हो। जैसे देखो 15 का वर्ग क्या होता है, हम सब जानते हैं। 15 का वर्ग होता है 225। तो इकाई का अंक 5 है, तो 5 से पहले क्या आया? 2।
मतलब अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगी जिसका इकाई अंक 5 होगा, वो तब ही पूर्ण वर्ग होगी जब उसके साथ में क्या आए, 2 आ जाए। जैसे 25 का देखो, 25 का क्या होता है वर्ग, 25 का भी क्या होता है 625। 45 का क्या होता है 2025। तो देखिए हमेशा 5 अकेला नहीं आएगा किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में, हमेशा उससे पहले क्या आएगा 2 आएगा, हमेशा उससे पहले क्या आएगा 2 आएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं में 5 कभी भी पीछे अकेला नहीं आता है, उसके साथ हमेशा क्या आता है 2। यही चीज इस पॉइंट में समझनी है। यही चीज क्या थी इस पॉइंट में हमें समझनी थी। अब देखिए अगला पॉइंट, शून्य। शून्य का मतलब 0। शून्य हमेशा जोड़े के रूप में आएगा, जोड़े के रूप में संख्या के अंत में होगा, अंत में होगा। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और उसके बाद में क्या आ रहा है, सब 0 आ रहा है, तो हमेशा वो 0 होंगे जोड़े के रूप में होंगे। किसके रूप में होंगे, जोड़े के रूप में होंगे। जैसे देखो एग्जांपल सुनो, जैसे मैं बात करूं 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग कितना होता है 100। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 100, तो यहां पे 0 कितनी आई 2। जैसे हम 1000 ले लेते हैं, देखो 1 2 3, 1000 में क्या है 0, 3 आ रही है। क्या ये 3 जोड़े के रूप में है, जोड़े का मतलब होता है 2, 2 या 2 का गुणज। तो जोड़े, एक जोड़े में कितने होते हैं 2, तो यहाँ पे कितनी है 0 3, या तो ये 4 होनी चाहिए या 6 होनी चाहिए या 8 होनी चाहिए 0, तो ही ये पूर्ण वर्ग होगा। क्योंकि यहाँ पे 3 0 है पीछे, तो हम सीधे समझ गए 1000 क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, समझ गए। शून्य हमेशा जोड़े के रूप में संख्या के अंत में होगा पूर्ण वर्ग संख्या के लिए। 5 से पहले हमेशा क्या आएगा 2 आएगा। अब देखिए इस सब को आप उतार लीजिए एक बार या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसके बाद हम करने वाले हैं, इस पे बेस्ड एक सवाल करने वाले हैं, और अक्सर करके ये सवाल परीक्षाओं में पूछा गया है या पूछा जा सकता है, तो आप उसको समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए यहां से आगे क्या है, देखिए मैं पॉइंट बना के लिख देता हूं, कोशिश करेंगे देखिए हमारा ये पेन चल जाए। और देखिए चल नहीं रहा है, ट्राई करते हैं एक बार। इसी जगह हम लगाना पड़ेगा जी। देखिए दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के, दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य में कितनी संख्याएं होती हैं। देखिए दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य में कुल
कितनी संख्या होती है। दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य में कुल कितनी संख्या होती है। देखिए क्रमागत का मतलब क्या है, क्रम से आने वाली संख्या है, और वो कैसी होनी चाहिए, क्रम से आने वाली पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। जैसे देखो सबसे पहले क्या आती है पूर्ण वर्ग संख्या 1, उसके बाद में कौन सी आती है साहब 4, उसके बाद में कौन सी आती है 9, और उसके बाद में कौन सी आती है 16। तो ये क्रम से आने वाली क्या है, क्रम से आने वाली क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब आपसे पूछ लिया पॉइंट हमने क्या डाला है, दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य में कुल कितनी संख्याएं होती हैं या कितनी संख्याएं आती हैं। देखो 1 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, 2 आती हैं सर। कौन कौन सी, 2 और 3। ठीक है, 4 और 9 के बीच में कुल कितनी संख्याएं आती हैं इनके बीच में, देखिए 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा, मतलब कितनी 4 संख्याएं आती हैं। 9 और 16 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, तो हम यहां आसानी से देख सकते हैं 10, 11, 12, 13, 14 और 15 कितनी आ गई, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही हम आगे जाएंगे, छोटी छोटी संख्या होगी तो हम आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन मान लिया कि यहाँ पे बड़ी संख्या आ गई, जैसे मैंने पूछ लिया आपसे कि 88 का स्क्वायर और 89 का स्क्वायर, इनके बीच में कुल कितनी संख्याएं होंगी, 88 के वर्ग और 89 के वर्ग के बीच में तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, साधारण सा एक सूत्र इस्तेमाल करेंगे और उससे हम बड़े आसानी से क्या कर पाएंगे, इनको निकाल पाएंगे। देखिए जैसे कैसे निकाल पाएंगे आसानी से, देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, प्रश्न लिख रहा हूं मैं सीधा कि 16 एवं 25 के मध्य कितनी प्राकृत संख्या आएंगी। 16 एवं 25 के मध्य कुल कितनी प्राकृत संख्याएं आएंगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इनको क्या करेंगे, हम वर्गमूल के रूप में लिख लेंगे। जैसे 16 को क्या कहते हैं हम, 4 का वर्ग, और 25 को क्या कहते हैं, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो हमेशा क्या करेंगे, जो छोटी संख्या इसको मान लिया हमने m और इसको मान लिया क्या n, 4 को क्या माना है m और 5 को क्या माना है n। अब देखिए सूत्र होता है साहब आपका m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1। तो 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में कुल कितनी संख्या आएंगी, m का मान कितना हो गया साहब 4, m का मान कितना हो गया, यहां से देखिए m का मान 4 प्लस n का मान कितना हो गया 5 माइनस 1 यहां पे, तो 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8। अब देख लीजिए आप 16 से 25 के मध्य कितनी संख्याएं आएंगी, 8 आएंगी। देख लीजिए आप, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलिए, देखिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखिए, बड़ा अच्छा सा। चलो वो अच्छा सा क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको एक और करके बता देते हैं। जैसे देखिए आपसे पूछ लिया सर बताओ कि 76 का स्क्वायर से 77 के स्क्वायर तक कितनी संख्या होंगी। देखिए इसका सही जवाब देने की कोशिश करना। देखिए 76 के स्क्वायर से 77 के स्क्वायर तक कितनी संख्याएं होंगी। तो सूत्र क्या है हमारा, m प्लस n माइनस 1, ये सूत्र है। देखिए m का मान कितना है 76 प्लस n का मान कितना है 77 माइनस कितना 1, इनको आप जोड़ लीजिए
ये हो जाएंगे 153 माइनस 1, तो ये हो जाएगा साहब आपका 152। 152 इसका उत्तर हो गया। अगर आपने भी इसका उत्तर 152 निकाल लिया तो ये गलत कर दिया आपने, और यही एग्जाम में हमसे गलती होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 76 के स्क्वायर से 77 के स्क्वायर तक कितनी संख्याएं होंगी। मतलब तक का इस्तेमाल कर लिया इसने, मतलब 76 भी इसमें शामिल होगी और 77 भी इसमें शामिल होगी। लेकिन हमारे पास ये जो सूत्र था ये क्या था, पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य में कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो मध्य में, इन दोनों के मध्य में तो होंगी 152, लेकिन पूछ क्या रहा है, मध्य की नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है 76 स्क्वायर से 77 स्क्वायर तक कितनी संख्याएं होंगी। तो तक कितनी संख्याएं होंगी, इसमें कितना जोड़ देंगे, +2। 2 कौन सी, क्योंकि इन दोनों के मध्य वाली तो हो गई है 152, लेकिन इनके मध्य वाली हो गई, लेकिन हमें तक पूछा है, मतलब पहली भी शामिल होगी और अंतिम भी शामिल होगी। तो ये दोनों इसमें जोड़ दिए, तो टोटल 76 के स्क्वायर से 77 के स्क्वायर तक कितनी संख्याएं होंगी, ये होंगी 154। ये हो गई 154। चलो इसी में आप एक चीज और समझ लीजिए, यदि आपको ये याद नहीं करना है, यदि आपको ये सूत्र याद नहीं करना है, तो दूसरी चीज देखिए, हमेशा जो मध्य में जो संख्याएं होती है ना, पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य में जो संख्याएं होंगी, मध्य में, शब्द पर ध्यान दें, मध्य में बोल रहा हूं, वो हमेशा 2m होती है। कितनी होती है, 2m। और जहां पे m क्या है, छोटी वाली संख्या है। जैसे यहां पर देख लीजिए m क्या था, 76। अगर इनके मध्य की बात करता तो मध्य में कितनी हो जाती, 2m। तो 2 गुणा m का मान कितना है, 76, और 76 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो गया, वही 152। तो इनके मध्य में तो कितनी हो गई, 152, और तक पूछ रहा है तो इन्हीं में 2 जोड़ देते, तो कितनी होती, 154। तो मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं वो समझ लीजिए, क्वेश्चन हमको इसी जगह पर डिफीट देता है, और इसी में हमें ध्यान रखना है कि यदि मध्य की संख्या पूछता है तब तो आप दोनों संख्याओं को जोड़ दो और उनमें से एक घटा दो, या तो ऐसे कर लो, या फिर मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट 2m लिख लो। 2m m क्या है, छोटी वाली संख्या है। लेकिन जब संख्या मध्य में न पूछते हुए दोनों तक संख्याएं पूछे, पहली पूर्ण वर्ग संख्या से दी गई दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या तक, जबकि हमें यह ध्यान रखना है कि ये संख्या हमेशा क्रमागत होंगी। ये संख्या हमेशा कैसी होंगी, क्रमागत होंगी। जैसे 76 का वर्ग से 77 के वर्ग के बीच में पूछा है, हमसे ये नहीं पूछा 76 के स्क्वायर से 78 के स्क्वायर के बीच में बताओ, तो क्या ये क्रमागत वर्ग हो गए, पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, नहीं, क्योंकि ये 76 का वर्ग है, ये 78 का है, बीच में 77 गायब है, इसीलिए ये क्या नहीं है, क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है, या तो m + n - 1 से निकाल लो मध्य की संख्याएं, या फिर 2m से निकाल लो। जब फिर मध्य की संख्याएं निकल आए, उनमें क्या जोड़ना है, हमको 2 जोड़ देना है, और 2 जोड़ते ही दी गई पूर्ण वर्ग संख्याएं जो होंगी उनके बीच में और उन तक शामिल करते हुए जितनी भी संख्या होंगी वो हमारे बीच में निकल के आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए एक सवाल जो आया हुआ है एग्जाम में, एक सवाल जो एग्जाम में आया हुआ है, देखिए कैसे आया था। ये तो आपने बताया संख्याओं के फॉर्म में, और आप अभी इसको देखिए करेंगे, झट से कर देंगे अब। और ये रीट में आया हुआ सवाल ही मैं आपको पूछ रहा हूं और बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन ऐसे आया था कि n² एवं n+1 के स्क्वायर के मध्य कितनी संख्याएं होंगी। अब देखिए ऑप्शन थे, अब देखिए मुझे करेक्ट ऑप्शन तो पता नहीं, लेकिन मैं लिख रहा हूं, आप देख लीजिएगा। 2n+2, 2n+3, 2n, और डी था आपका 2n²। इसका उत्तर बता दीजिए आप क्या होगा। सवाल पूछ रहा है कि n² एवं n+1 का स्क्वायर के मध्य कितनी संख्याएं होंगी। अब देखिए सूत्र क्या है मध्य की संख्या निकालने का, हमारे पास सब 2 सूत्र हैं। क्या, पहला एक तो है m + n-1, या तो इससे निकाल लो, और दूसरा सूत्र क्या है 2m, या फिर इससे निकाल लो। मध्य की संख्या है ज्ञात करने के लिए
पहले वाला सूत्र लगाते हैं। यहां पर m क्या है, m क्या है साहब, m किसके बराबर है, n के बराबर। m किसके बराबर है, n, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया, n। ध्यान रखना है m का मतलब n स्क्वायर नहीं है, m का मतलब n स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर तो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। हमें स्क्वायर हटाते हुए संख्या लेनी है। यदि यहाँ पर संख्या में मान लू, जैसे यहाँ पर होती है आपकी साहब, ये होती 100 और इसका मान होता, मान के चल रहा हूं 121, और पूछता कि 100 और 121 के बीच में कुल कितनी संख्याएं आएंगी, तो हम m प्लस n माइनस 1 करते उस समय, तो हम वहां पर m 100 नहीं लेते, n 121 नहीं लेते, क्योंकि ये तो खुद पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। हमें क्या लेना है, इनका वर्गमूल लेना है। m कितना लेते, 100 क्या है, 10 का वर्ग है, 10 का स्क्वायर है। 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है। तो वहां पर हम m बराबर 10 लेते, n बराबर 121 लेते। इसीलिए यही चीज समझो, ये चीज समझने की है। n स्क्वायर एवं n प्लस 1 के स्क्वायर के मध्य कितनी संख्याएं होंगी, तो यहाँ पे जो m का मान n स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा, m प्लस n का मान कितना है साहब, n का मान सवाल में है n प्लस 1, तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, n प्लस 1, पीछे क्या है -1, तो ये क्या होगा -1। देखिए n और एक n दोनों जुड़ गए, तो ये कितना हो गया, 2n। यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ पे माइनस का 1, ये आपस में क्या हो गए, कट गए, तो क्या बचा, 0। तो मध्य में कुल कितनी संख्याएं होंगी, 2n। अब देखिए यहाँ पे 2n ऑप्शन है क्या हमारे पास, देखिए 2n प्लस 2 नहीं होंगी, 2n प्लस 3 नहीं होंगी, 2n ये ऑप्शन मिल गया, ये इस जगह पे हो जाएगा। अगर हम इस जगह पे n स्क्वायर को m मान लेते, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर हटाते हुए नहीं लिखते और हम सूत्र लगा देते, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता, जैसे देखिए 2m लिख देते तो क्या हो जाता, इसको लगा देते, इसको लिख देते, तो उत्तर क्या ले आते, 2n स्क्वायर, जो कि क्या है, गलत। 2n स्क्वायर इसमें दे रखा है और ये आया था सवाल में, तो बहुत से लोग इस पर टिक करके आ गए, जो कि क्या है, गलत है। 2m से भी इसका उत्तर निकाल लो। देखो m का मान क्या है, यहाँ पर n, m का मान क्या है, n, तो 2m का मतलब क्या हो जाएगा, 2n ही है, वही उत्तर ये निकल गया है। तो मैं समझ रहा हूँ ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो तो। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे देखिए आगे क्या सवाल हमको मिलने वाला है। तो हम क्या पॉइंट पढ़ रहे थे, और हम पढ़ रहे थे कि दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य में कुल कितनी संख्याएं आती हैं, हमने मध्य वाली निकाल ली, और दोनों के मध्य न पूछते हुए दोनों तक पूछे, पहली संख्या से दूसरी क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या तक, तो उसमें हमेशा मध्य वाली निकाल के 2 जोड़ देते हैं। ठीक है, मैं समझ रहा हूं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बहुत ही इजी टॉपिक है, और इनको आप, मैं निश्चित तौर पे आपसे कह रहा हूं, आप इनको देखते जाइए और 100% आप सवाल सही करके आओगे परीक्षा में। अब देखिए हमारा ब्लैक मार्कर है, ये चल नहीं रहा है आज, तो मैं एक बार इसको ट्राई करके देख लेता हूं कारण क्या है इसके न चलने का, और एक बार चेक कर लेते हैं क्यों नहीं चल रहा है। दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या में मध्य कुल कितनी संख्याएं होंगी, ये तो हमने देख लिया। अब हम देखिए, अब हम देखने वाले हैं अगला पॉइंट। अरे ये देखिए चल ही नहीं रहा है, इसी से करेंगे। अगला पॉइंट है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, इसका सूत्र है साहब बराबर n स्क्वायर। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n स्क्वायर होता है। देखिए प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जैसे देखो पहली प्राकृतिक संख्या क्या है, 1, तो इसका योगफल तो क्या है, 1 का 1 हो गया। अब दो विषम प्राकृतिक संख्या ले लो, पहली 1 ले लिया प्लस
अगली दो सम है 3, इनका योग कितना हो गया जी? कितनी संख्या है ये? 2। प्रथम दो विषम प्राकृत संख्या है, इनका योग कितना हो रहा है जी? 4। अब 3 लेके देख लो, देखो 1 + 3 + 5, ये कितनी संख्या ले ली मैंने यहाँ पे? 3। 1 + 3 + 5 बराबर कितना हो गया? 9। अब यहाँ पे इस सूत्र को देखो, ये लग रहा है कि नहीं लग रहा? जब मैंने पूछा आपसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा? n²। n का मैं बोलूं कि प्रथम दो विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, तो n की जगह पर कितना रख देंगे? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ये देखिए 4। 2 विषम प्राकृतिक संख्या ली कि नहीं ली? मैं पूछूं आपसे प्रथम 3 विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? आप डायरेक्ट बताएंगे 3 का स्क्वायर, 3 दिया 9। लेकिन 3 जोड़ के भी देख लो, पहली 3, 1 + 3 + 5, 3 संख्या ले ली, प्रथम 9 ही आ रहा है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, जैसे मैं यहां पे प्रश्न लिख देता हूं कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। अब भाई प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, तो आप धड़ाक से सूत्र लगा देंगे। क्या होता है सूत्र? n²। और n का मान क्या है यहाँ पे? प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं पूछती हैं, तो ये कितनी हो गई? 10। 10 का क्या स्क्वायर? 10 दाढ़े 100। तो पहली 10 विषम प्राकृत संख्या का योग कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपसे अगर 15 पूछे, देखिए यहाँ पर पहली 15 प्राकृत संख्या का योग पूछे, तो 15 का वर्ग कर लीजिए, 225। ये 15 के लिए हो गया। 15 के लिए अगर पहली 15 विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको चेक करके भी देख लो। देखो 100 होगा, पहली 10 विषम प्राकृत संख्या आप ले लीजिए, चेक करके भी आप देख लीजिए। चलो मैं यहाँ पे बताऊंगा तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप पहले चलो ये देख लीजिए आप एक बार। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 11 13 15 17 और 19। ये प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याएं हो गई। देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये पहली 10 विषम प्राकृत संख्याएं हैं। अब देखिए इनका योग देखो कितना होगा? 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 कितने हो गए? 25। 25 तक का योग, 9 तक का योग कितना हो गया? 25। अब एक बार इनको जोड़ लीजिए। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 कितने हो गए? 25। 25 के यहाँ पे आ गया 5। अब हासिल लगी 2, 2 और 1 3 4 5 6 और 7, ये कितना होगा? 75। 1 से 9 तक का योग 25, 11 से 19 तक का योग 75। इन दोनों को जोड़ेंगे, 25 और 75 कितना हो गया? 100। तो पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना आ गया? 100। और सूत्र से क्या आया था? डायरेक्ट 100। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ सब पहली 75 संख्याओं का बताओ, प्रथम 75 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, तो अब आप जोड़ने बैठोगे का पहले 75 संख्या ऐसे लिखें, 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके लिखेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। अपन को क्या करना है? पहली 75 संख्याएं, प्रथम 75 विषम प्राकृत संख्याओं का योग अगर हमको पूछना, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 75 का क्या कर देंगे? वर्ग। और 75 का वर्ग मैंने कल आपको बताया था कैसे होगा। जिस संख्या के पीछे 5 का अंक आए उसके लिए पहले डायरेक्ट 5 का वर्ग कर दो, कितना हो गया? 25। 7 है, 7 से 1 अंक बढ़ा कितना होगा? 8। 8 का इससे गुणा कर दो, 8 7 56, तो कितना हो गया? 5625। तो प्रथम 75 विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? 5625। मैं समझ रहा हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, और यहां से आगे का हम पढ़ेंगे कल। अभी आपको आवाज की समस्या आ रही होगी और थोड़ी बहुत लाइटिंग की समस्या आ रही होगी, उसको हम 2 दिन के बाद में सुधार लेंगे। थैंक यू।